वैक्सीनेशंस जो हुई हैं वो भी ज़्यादातर कोविड के अगेंस्ट हुई हैं। बाकी जो इन्फ्लुएंजा न्यूमोनिया वगैरह की वैक्सीनेशंस थी कोविड टाइम्स में वो कम हुई हैं। सो दैट वुड एक्सप्लेन व्हाई ड्यूरिंग द post COVID time, if we can call this the post COVID time, the number of infections from respiratory viruses which are non COVID बहुत ज़्यादा है compared to the COVID virus infections। हमारी वरी अभी दूसरे जो respiratory viruses हैं वो एडेनो हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस हुआ, इन सारे वायरस से हमको डर ज़्यादा है। हमारी ICU एडमिशन ज़्यादा हो रही हैं, इंट्यूबेशन वेंटिलेशन हो रहा है, कुछ हद तक मोर्टालिटी भी हो रही है, और वो मेरे ख्याल से होता जाएगा फॉर अनदर 2 or 3 months थ्रू आउट द कंट्री इन डिफरेंट ग्रेड्स। तो जैसे बंगाल में ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू व्हाट इट हैज़ बीन इन गुजरात या महाराष्ट्र। सो ये वेरिएशन रहेगा, मगर ये कुछ दिनों तक चलेगा। हमारी फिर से नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करेगी टू दीज अदर वायरसेस, एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर जब ये फ्लू सीजन आएगा या रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस वाली सीजन आएंगी, फिर से नंबर्स कम होंगी, सिवियरिटी कम होगी। जैसे गुलेरिया सर ने कहा कई डॉक्टर्स के प्रैक्टिसेस अलग अलग होते हैं, तो ये एक अटेम्प्ट है कि उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, क्योंकि किन पेशेंट्स को हम एंटीवायरल्स देना चाहते हैं, किस पॉइंट्स के ऊपर एंटीवायरल्स देने चाहिए। ऐसे नहीं कि हर एक को एंटीवायरल से बेनिफिट होता है। जैसे हम बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, वैसे वायरल रेजिस्टेंस भी एक चीज़ होती है। तो अननेसेसरीली एंटीवायरल्स देना वो भी हानिकारक हो सकता है। सो देर आर ओनली स्पेसिफिक पेशेंट्स जो ये एंटीवायरल से बेनिफिट करेंगे। तो वो पेशेंट्स कौन है आइडेंटिफाई करने के लिए, टेस्टिंग के लिए पेशेंट्स कौन है, क्योंकि वे PCR बेस्ड टेस्ट है, तो ऐसे नहीं है कि ये करना बहुत आसान है। उसमें कॉस्ट फैक्टर्स है, अवेलेबिलिटी के फैक्टर्स है। तो किन पेशेंट्स को ये टेस्टिंग करना चाहिए, कैसे अप्रोच होना चाहिए, किन पेशेंट्स को एडमिट करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें डॉक्टरों के लिए है जो जिससे प्रैक्टिसेस यूनिफॉर्म हो जाएंगे, रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स और यूनिफॉर्मिटी इन प्रैक्टिस आ जाएगा। जैसे गुलेरिया सर ने कहा कि पब्लिक के लिए जो है उसमें 2 चीज़ें, एक तो पब्लिक को क्या स्टेप्स लेनी चाहिए वो है, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे सर ने कहा वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की तरफ ज़्यादा ध्यान पब्लिक का जाता नहीं है, और नॉर्मली हम उसके बारे में बात नहीं करते। वी टॉक अ लॉट अबाउट अदर वैक्सीन्स। कोविड वैक्सीन के बारे में बहुत चर्चा हुई, पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जैसे कई वेस्टर्न कंट्रीज है जहाँ पे US में मोस्ट एडल्ट पेशेंट्स ईयरली बेसिस पे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेते हैं, तो उसके बारे में इंडिया में उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने की भी अपॉर्चुनिटी है, और दूसरा पैनिक कम करने के लिए भी, क्योंकि हम पब्लिक रोज प्रिंट मीडिया में पढ़ती है कि इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन? कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इससे और एक पैंडेमिक होगा क्या? अभी हम लोग एक पैंडेमिक से गुजर चुके हैं, तो एक और होगा क्या? तो उसके बारे में व्हाट स्टेप शुड दे टेक, उसमें बाकी भी चीज़ें हैं कि दे शुड नॉट सेल्फ मेडिकेट, खुद दवाई नहीं चालू करनी चाहिए, खुद एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, इससे प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो कब डॉक्टरों के पास जाना है, कब मेडिकल हेल्प लेनी है, वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस पैदा करना और थोड़ी पैनिक कम करना, ये सारी चीज़ें पब्लिक के लिए है उन गाइडलाइंस में।